नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम समय में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें हम बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पांचों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें शामिल हैं। जैसे कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से हमेशा क्वेश्चंस आ जाता है, तो इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। संख्याएं, वो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्याएं जो है एक प्रकार की संख्या ही है, संख्या का ही पार्ट है। तो पहले होता है संख्या। संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए -3, -2, -1, कुछ भी हो सकता है, +2, √3। अब √3 जो है ना, ये अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। 0 ये भी संख्या है, 1.2 ये भी संख्या है, लेकिन किस प्रकार की संख्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले देखते हैं संख्याएं क्या होती है। संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है वास्तविक संख्या, और सेकंड होता है काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोगों को अभी पढ़ना नहीं है। इसे ये हम लोग को क्लास 11th में आएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। जैसे कि हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्या होता है काल्पनिक संख्या। जैसे कि क्वेश्चन है कि x+2 = 0। मान लीजिए ये इक्वेशन दिया है, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगा, x = -2 ये हो जाएगा स्क्वायर, और x का निकालेंगे तो ये -2 √ प्लस माइनस, तो इसे हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, इसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। लेकिन ये हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो चलिए इधर देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। वास्तविक संख्या के प्रकार देख रहे हैं हम लोग। तो वास्तविक संख्या में फर्स्ट नंबर पे होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पहले देख लेते हैं हम क्या कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक को बारी बारी से समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तीसरा होता है पूर्णांक, ठीक है। और चौथा और पांचवा, इसे हम लोग नेक्स्ट जब चैप्टर करेंगे प्रश्नावली 1.2 में इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
अभी हम लोग को केवल 1.1 करना है, तो हम लोग ये तीनों पढ़ लेंगे और बाकी एक यूक्लिड विभाजन पर में आता है उसका हम लोग देख लेते हैं, उसको भी समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे अभी थोड़े ही देर में। तो चलिए पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिससे हम लोग गिनने में जो भी संख्या हम लोग उपयोग में लाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। एक्चुअली जो संख्या हम लोग गिनने में उपयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बताइए आप लोग, किसी भी चीज़ को गिनना हो तो कैसे आप लोग गिनेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप बताइए। किसी भी चीज़ को गिनना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये बताइए हमको। तो प्राकृतिक संख्या का सिंपल सा डिफिनीशन है कि जो संख्या हम लोग गिनने में उपयोग करेंगे उसे ही हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को गिनना हो, जैसे पेज गिनना है, इस मान लीजिए इस बुक में कितने पेज है हम लोग गिनना चाहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, यानी कि 0 तो शामिल होगा नहीं इसमें। तो जाहिर सी बात है जो भी वर्ड हम लोग गिनने में उपयोग करते हैं, जो भी संख्या गिनने में उपयोग में लाते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो यहाँ 1 2 3 डैश 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 जहाँ तक हम लोग गिन सकते हैं उन्हें उन सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब n कहाँ से आया, n इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि n से, ये इंग्लिश का वर्ड है, नेचुरल से लिया गया है, नेचुरल नंबर होता है तो उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं पूर्ण संख्या पे। अगर नेचुरल नंबर समझ गए तो पूर्ण संख्या भी समझना आसान है, थोड़ा सा अंतर है बस। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होता है, 0 + n। अब ये क्या है, n तो नेचुरल नंबर होता है भाई। अब n जो भी प्राकृतिक संख्या है वो तो है ही है, इसमें अलग से इसमें 0 शामिल हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये 0 से इसमें स्टार्ट होगा और सेम आगे जैसे प्राकृतिक संख्या होती है सेम वही सब चीज़ होता है, केवल 0 का अंतर होता है। तो यहाँ सिंपल सा 0 + n लिखिएगा। और W से रिप्रेजेंट करते हैं, W इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि होल नंबर इसे बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या है ये, बाकी कोई अंतर नहीं है, बस 0 का ही अंतर है इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में पूछता है क्वेश्चंस, जैसे कथन दे देता है और हाँ और नहीं में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन रहता है कि क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या सभी प्राकृतिक
संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आंसर क्या होगा आप बताइए। और दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दोनों का आंसर बताइए हमें। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा हाँ, क्योंकि आप ही देखिए ना, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। यहाँ पे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या तो है ही, यहाँ पे अलग से जीरो है, तो जाहिर सी बात है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है ये। अगर इतना आप लोग समझते हैं तो क्वेश्चंस को कर लेंगे। यही सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बच्चों से नहीं होते हैं, और जल्दी जल्दी में हाँ का नहीं लिख देते हैं, नहीं का हाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि इसमें जीरो शामिल है, और जीरो प्राकृतिक संख्या में होती नहीं है, तो सभी कहाँ से आएगा? सभी नहीं हो सकता, कुछ तो देगा नहीं। वैसे ही क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, सेम यही क्वेश्चन आता है। बस क्वेश्चन यहाँ से बनने का बस यही है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट होता है पूर्णांक। ये तीनों ही मिलता जुलता है एक दूसरे से। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई पॉइंट स्केल पे हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होती है पूर्णांक, क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, यहाँ तो होता है प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है। ठीक है, जीरो शामिल नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगर जीरो हम लोग लगा देते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या है। अगर हम लोग तीनों ही यूज कर लेते हैं, जो भी है इसमें माइनस प्लस जीरो सब मिला देंगे, तो ये बन जाएगा पूर्णांक। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ के चलेंगे तो बहुत ही आसान होगा हम लोग को आगे की रास्ता, क्योंकि मैथ को एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। हम लोग नहीं समझेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हमें बनेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है।
विभाजन प्रमेय का, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे समझने से पहले आप हमें बताइए भाज्य, भाजक, शेषफल और भागफल, ये चारों चीज़ समझते हैं। अगर ये चीज़ समझते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय बहुत ही आसान होगा। नहीं समझते हैं तो चलिए समझ लेते हैं। ऐसे हम लोग भाग देते हैं किसी भी संख्या में। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे भाज्य होता है, जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे वो भाजक बोलते हैं उसे, ठीक है। और जो संख्या हमें निकल के आता है उसे बोलते हैं भागफल, ठीक है। और यहाँ कटने के बाद कुछ संख्या बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, इस दोनों में कौन बड़ा होगा, भाजक और भाज्य में? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भाज्य बड़ा होगा, तभी तो भाजक से हम भाग देंगे उसमें। समझ रहे हैं? अगर इतना चीज़ आप समझ सकते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझना बहुत ही आसान होगा। तो ये बड़ा है, मान लीजिए भाजक, भाज्य बड़ा है, भाज्य निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आप? भाज्य निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होगा, क्योंकि जो शेष हो जाता है वो हम लोग जोड़ देंगे इसमें, तो ये हम लोग निकल के आएगा भाज्य, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे हैं तो हम लोग आगे चलते हैं प्रमेयिका पे। अगर मान लीजिए कोई संख्या है जो भाज्य है और भाजक है, दो संख्या है, तो ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। कोई संख्या है, मान लीजिए ए है और बी है, कोई संख्या है मान लीजिए, तो अगर भाज्य है तो ए होगा, भाज्य बड़ा होगा, बी छोटा होगा, शेषफल क्या आएगा, आर, मान लीजिए आर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं। भागफल में क्या आएगा, क्यू आएगा मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए आप? ए को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए दो संख्या ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग, देख लीजिए। अब कोई संख्या लेते हैं, चलिए संख्या से समझ लेंगे आसानी से, हम लोग समझ के चलेंगे तो बहुत आसान होगा मैथ को पढ़ना। और एक एक चैप्टर हमारा क्लास डेली आएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, दो संख्या मान लीजिए 4 है और 9 है, ठीक है। अब आप बताइए कौन भाज्य होगा, कौन भाजक होगा? जो बड़ा होगा वही भाज्य होगा, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, भाज्य मान लिए, ठीक है। ये 4 भाजक हो गया, भाजक, ये हो गया भाज्य। ऐसे लिख के एक आध बार करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, फिर याद हो जाएगा कौन भाज्य होता है और कौन भाजक। अंतर यही है
कि जो छोटा होगा वो छोटा होता नहीं, एक्चुअली वो बड़ा होता है। ठीक है, भाज्य देखिए, भाजक में पूरा 3 अक्षर है, लेकिन यहाँ 2.5 अक्षर है। ऐसे थोड़ा थोड़ा ठीक से समझेंगे तो आसान हो जाएगा सब चीज़ समझना। ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए भाग देंगे, 2 बार आएगा यहाँ पे, 2 बार 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये हो गया शेषफल। ठीक है, ये हो गया भागफल। जो बड़ा होता है भाज्य भाजक में ही तो आदमी कंफ्यूज होता है, क्या भाज्य है कौन भाजक है, समझ रहे हैं। भागफल तो मान लीजिए जो भाग देंगे वो फल मिलेगा हमें, उसे भागफल बोलते हैं, वो यहाँ पे आता है। जो शेष बचता है वो यहाँ पे, ये दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाजक और भाज्य में कन्फ्यूजन होता है, तो आज से याद रखिए, जो छोटा होता है वो छोटा होता नहीं, वो बड़ा होता है। जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए। 9 को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे शेषफल 2 आ जाएगा, प्लस भाजक और गुणे भागफल प्लस शेषफल 1 है। अब देखिए 9 इक्वल टू 4 दूना 8 प्लस 1, ये बराबर आ रहे हैं ना दोनों। ठीक है, बस यही है। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे, इसको HCF निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रक्रिया ये होता है कि इसमें जब तक हम लोग ये शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग करते रहते हैं आगे। अब शेषफल में फिर से भाजक को ला के यहाँ 4, ये हम लोग क्वेश्चन से द्वारा समझ लेंगे बहुत ही आसानी से। तो HCF हम लोग जब ये 0 आ जाए शेषफल, तो वही शेषफल, जब ये 0 आ जाए तो समझिए कि जो भाजक है वही HCF है दोनों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम लोग HCF याद करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और कुछ क्वेश्चंस हैं उसे भी हम लोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं अच्छे से। क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग अभी तो हम 2 करेंगे और 1 आपको दे देंगे खुद से करने के लिए। तो देखते हैं, चलिए इसमें देखिए 2 संख्याएं दी हुई हैं, इसका HCF ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। 2 संख्याएं तो होगी ही, जिसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो हमने पहले ही समझ लिया है कि जो बड़ा होगा उसे हम लोग A मानेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ 225 बड़ी संख्या है और 135 छोटी संख्या है, इसलिए A बराबर हम लोग 225 मान लेंगे और B बराबर 135 मान लेंगे। ठीक है, ये लिख के करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वैसे नंबर नहीं मिलता। जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं तब तक एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। वो नंबर एक आध नंबर तो काट ही लेगा अगर अच्छा नहीं रहेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अब ये हम लोगों को ज्ञात हो गया 225 है और B 135 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को,
ये तो यहाँ रहेगा, चलिए यहाँ लिखते हैं 225। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, ये था भाज्य, जो कि छोटा है। भाज्य देखने में छोटा है लेकिन है एक्चुअली में बड़ा। ठीक है, और यहाँ होता है भाजक, ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन है एक्चुअली एक छोटा। और यहाँ होता है भागफल। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर आता है जो शेषफल इसे बोलते हैं। तो ये भाग देंगे, यहाँ पे चरण 1 लिख लेते हैं, चरण 1 से तो भाग देंगे तो क्या भागफल में आएगा 1, और यहाँ 135। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 12 में से 3 का 9। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा सा समझने वाली चीज़। जो रिमाइंडर आएगा ना, हम लोग उसी को भाजक बना देंगे फिर दोबारा। ठीक है, भाजक बना देंगे, और जो पहले वाला भाजक होगा उसे हम लोग बना देंगे भाज्य, क्योंकि वो बड़ा हो गया। ठीक है, ये समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये लिखना नहीं है, आप लोग भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक मर्द में जाएगा ये 90 यहाँ पे, और फिर ये शेषफल हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ चरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आ गया ना, जो जो शेषफल आ जाएगा उसी को हम लोग फिर भाजक ले लेंगे, भाजक के रूप में बना लेंगे। और फिर यहाँ पे भाज्य क्या हो जाएगा, यहाँ फिर 90। ये प्रोसेस चलते आएगा। देखिए 135 से भाग यहाँ दिए थे, फिर यहाँ 135 आ जाएगा, जो शेषफल बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 मार्क में कट रहा है 90, और यहाँ एक जीरो आ गया। ठीक है, ये चरण 3 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ जब तक ये 0 नहीं आया तब तक ये करना ही है हम लोग। ठीक है ना, ये 0 आएगा ही, चाहे वो कितना भी चरण जाए। जरूरी नहीं है कि 3 ही चरण में होगा, हो सकता है 5 चरण भी लगे, हो सकता है 2 ही चरण में हो जाए। ठीक है ना, तो ये HCF ज्ञात करने का एक तरीका है। तो HCF, ये इस दोनों संख्या का HCF जो है ना, यही होगा 45। तो इसे लिखना कैसे है अब समझ लेते हैं आप लोग। लिखना ऐसे है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है बताइए। ये बराबर BQ प्लस R, ये आपको रट लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जहाँ पे जीरो से बड़ा और बराबर हो सकता है R, और B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको एकदम याद करना है, बिल्कुल ही आपको समझ के चलना। अब इसकी यहाँ पे ये हम लोग चरण फर्स्ट में क्या किए थे, बताइए। वहाँ पे ये जो है क्या था, वहाँ पे 225 था ना, 225 बराबर B क्या था वहाँ पे, B था 135। इसे आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। और देखिए यहाँ पे क्या आया था, और इसमें जो है भागफल क्या आया था, Q, इसे ही तो बोलते हैं Q। भागफल में 1 आया था। ठीक है, शेषफल में क्या आया था, शेषफल में 90 आया था। ठीक है, तो ये हो गया चरण फर्स्ट। अब इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, 225 ही तो आएगा। चरण 2 में क्या किए थे, चरण 2 में था
हम लोग को 135 था ए के रूप में, ठीक है, और बी के रूप में था 90, और ये भागफल जो आया वो 1 आया, और शेषफल जो आया वो 45 आया। ये बिल्कुल आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करते रहना है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1 है ही, ठीक है। चरण थर्ड में हम लोगों को HCF मिला, जो कि जहाँ पे शेषफल 0 आ गया था। यहाँ पे ए के रूप में था 90, ठीक है, बी के रूप में था 45, ये 2 मर्द में कट गया और 0 बच गया शेषफल। तो ये हो गया हम लोग का HCF, ठीक है। यहाँ पे 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग को आगे चलते रहना है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ लेंगे। शुरू से देख लेते एक बार हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले 2 संख्याएं दी होंगी हम लोगों को, 135 और 225, ठीक है। इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। 2 संख्याओं में से एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी। जो बड़ी संख्या होगी उसे हम लोग A मानेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसे हम लोग B मानेंगे। हमेशा ही यही चीज़ करना है, जो बड़ा है वो A होगा, जो छोटा है वो B होगा। अब देखिए हमने क्या किया, जो बड़ा है उसमें छोटे वाली संख्या से भाग देना है, ठीक है। भाग देने के बाद कुछ मर्द में कटेगा, 1 आएगा, ठीक है। अब कुछ शेषफल भी तो बचेगा इसमें से, तो 90 शेषफल बचा। फिर हम लोग को 135 यहाँ से लाना है हमेशा, ठीक है। शेषफल से भाग दे देंगे, फिर कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा। शेषफल से फिर यहाँ से 90 उठा लेना है, ठीक है। मतलब ये प्रीवियस वाले जो भी संख्याएं होंगी भाजक के रूप में, उसे हम लोग फिर भाज्य बना देंगे, ठीक है, जब तक ये कटता नहीं है। जब ये यहाँ 0 आ जाएगा तभी हम लोग उसी को भाज्य को ले लेंगे, और वो HCF ही होगा हम लोग का। यहाँ कुछ लिखने का तरीका बता दिया यूक्लिड विभाजन परिमेय से। A जो होता है सबसे बड़ा होता है, B छोटा होता है, और Q जो भागफल होता है, और R शेषफल होता है, ठीक है। 225 है, 135 गुना 1 प्लस 90, ये चरण फर्स्ट था हम लोग का, यहाँ लिख दिया मैंने। ऐसे ही करके हम लोग को जो समझ में नहीं आया नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ लेंगे। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, 1 का सेकंड नंबर। इसमें दिया है 196 और 38220। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले बड़ा देखना और छोटा देखना है। जो बड़ा होगा वो उसे A मानेंगे, जो छोटा होगा उसे B मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या है और 196 छोटी संख्या है, तो ये बराबर और B बराबर 196, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए कितना जल्दी अब ये होगा क्वेश्चन, क्योंकि एक बार हम लोग समझ गए हैं तो सेकंड टाइम्स ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। फिर 196 से भाग देंगे, क्या होगा, 1 टाइम्स कटेगा 196, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 1, ठीक है।
ये बच गया शेष में, तो यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 टाइम्स जाएगा क्या? नौ मर्द में जाएगा, 9 छक 54, 9 81, 5 86, 9 8 17। देखिए कितना शेषफल आ गया, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे एक 0 आएगा। देखिए क्या 5 बार में जाएगा क्या ये? 5 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 4 5 4 9। अब यहाँ देखिए चरण फर्स्ट हम लोग किए और यहाँ से इस पर आ गया 0, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे ही हम लोग का जो HCF है यही हो गया, क्योंकि शेषफल हम लोग को मेन मकसद क्या है, शेषफल को 0 लाना। अगर कुछ शेषफल यहाँ पे आ जाता तो क्या करते, फिर यहाँ 196 ला लेते, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ भागफल आता, कुछ शेषफल आता, अगर शेषफल 0 आ गया तो यही हो जाता। लेकिन हम लोग को आगे तो बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया शेषफल। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 के बराबर या बड़ा R हो जाएगा, B से छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे A क्या था, A हम लोग के पास था 38220, ठीक है। बराबर में क्या था, बराबर में क्या होगा, B होगा, B कितना है 196। अब शेषफल शेषफल हो जाएगा, शेषफल 19195 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0 होगा रिमाइंडर, यहाँ पे यही दोनों गुना हो जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। तो हम लोग को कुछ भी करना नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए जो B है वही हम लोग के पास चूँकि यहाँ चरण फर्स्ट में R इज इक्वल टू 0 है, तो HCF B इज इक्वल टू 196 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है 3rd नंबर 867 और 255, इसे आप लोगों को खुद से करना है और हमें बताना है A क्या है और B क्या है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसे आंसर्स को कमेंट करिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो हम बोलेंगे उसे आपको करना है और फिर कमेंट में, इससे हमें भी थोड़ा सा खुशी मिलेगा, आपको भी, आप भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब देखते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को समझ के करना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से देख चुके हैं, वैसे ही लिखना है। शुरुआत देखिए ऐसे ही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ही करना है ऐसे क्वेश्चन। एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। परिमेयिका से हमें क्या प्राप्त होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर BQ प्लस R। a क्या होता है, b क्या होता है और R क्या होता है, ये तीनों चीज़ बताइए। हमने समझाया था ये जो होता है वो बड़ा संख्या होता है जो भाज्य होता है। b क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, R क्या होता है, शेषफल होता है। क्या शेषफल भाजक से बड़ा हो सकता है, हमेशा छोटा होता है। ये समझाने के लिए हम आपको लिखे, जहाँ इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं। देखिए इसी चीज़ को यहाँ ऐसे लिख देता है बुक में, जीरो से बड़ा होगा R या बराबर हो सकता है, और B से हमेशा छोटा होता है। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। ठीक है, तो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है R, और B जो है R से हमेशा बड़ा होता है, ये बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, a बराबर BQ प्लस R। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ये भी है 6q+1। इससे हम लोग रिलेट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन से यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। छः q+1, तो हम लोग को रिलेट करके ज्ञात करना है। तो ये पता लगता है कि ये जो दिया है ना, ये b का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, b बराबर माना b बराबर 6। ठीक है, तो अगर b का वैल्यू 6 मिल गया और q एक पूर्णांक दिया हुआ है, बोल रहा है कि q एक पूर्णांक है। ठीक है, और r का वैल्यू है, वो r का वैल्यू हम लोग को ऐसे ही पता लग जाएगा कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब 6 तो होगा नहीं क्योंकि ये b है, b से हमेशा छोटा होता है। ये शेषफल है r, तो r जो है b से छोटा ही होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b है और b का वैल्यू 6 है। ठीक है ना, तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा ही
भाजक से छोटा होता है, ठीक है ना। और एक याद करना है हम लोगों को, और वही एक पूछ रहा है कि वो हमेशा जो होता है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का रूप जो है हमेशा विषम धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये सारे केस बनेंगे, हमको ये अलग अलग पुट करके देखना है वैल्यू को कि ए का मान क्या आ रहा है और वो क्या विषम है या सम है। अगर विषम होगा तो वो इस फॉर्म में होगा 6q+1, 6q+3, और अगर सम होगा तो इसी को हम लोग करके अलग अलग केस बना के इसको देखेंगे और उसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या होगा, चूँकि r बराबर 0 हो तो क्या होगा, r बराबर 0 हो तो क्या होगा, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में ए बराबर फर्स्ट से ए बराबर 6q+0 रखना है यहाँ पे r का वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, a=6q हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख चुके हैं कि ये 2 से भाज्य है, चूँकि यह संख्या 2 से भाज्य है। कैसे कह सकते हैं सर कि भाज्य है 2 से, अब यहाँ 6 है, 6 तो हमेशा दो कॉमन है इसमें, ठीक है, बाकी 3 और q है, तो आप कैसे कर सकते हैं ये भाज्य है। अब देखिए ना आप ही, 6 को यहाँ रख दीजिए, q का कोई भी वैल्यू आप रखिए, अपने मन से कुछ भी वैल्यू यहाँ रखिए q का, और देखिए क्या वो सम है या विषम है। तो यहाँ पे हम लोग को क्योंकि भाज्य है प्राप्त हो रहा है, 2 है क्योंकि इसमें कॉमन, तो ये हमेशा ही भाज्य होगा। यहाँ पे 3 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, 200 रख लीजिए, कुछ भी आप रखेंगे तो ये हमेशा ही 2 से विभाज्य होगा। तो चूँकि ये संख्या 2 से विभाज्य है, इसीलिए q+0 के रूप का संख्या सम पूर्णांक होगा। एक बार टाइम लगेगा समझने में, लेकिन दूसरी बार जब करेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। अब केस 2 देखते हैं। यहाँ पे r का वैल्यू चेंज करेंगे हम, यहाँ r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a=6q+1। अब देखिए, अब ये जो संख्या है ना, ये कभी भी
2 से भाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, +1 है। ठीक है, प्लस अगर 2 रहता तो विभाज्य हो जाता, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन हो जाता। यहाँ पे क्यू कुछ भी आप रखेंगे तो ये हमेशा ही विषम पूर्णांक आएगा। यहाँ पे कुछ भी क्यू रखिएगा तो क्या आएगा? हमेशा ही ए का वैल्यू जो है विषम आएगा। तो चूंकि 6q + 1 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए यह संख्या विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 4, केस नंबर 3। r का वैल्यू 0 हो गया, 1 हो गया। अब r का वैल्यू 2 रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर a बराबर 6q + 2। अब यहाँ a बराबर, यहाँ देखिए ना 2 कॉमन आ गया, 3q + 1। अब यहाँ कुछ भी रखें, किसी कुछ से मतलब है हमें। यहाँ तो 2 आ ही गया, तो 2 से विभाज्य है ये। चूँकि यह संख्या, चूँकि 6q + 2 2 से विभाज्य है, तो इसीलिए यह संख्या हमेशा सम पूर्णांक होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। केस नंबर 4, r की वैल्यू 3, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, क्या होगा? a = 6q + 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है हमेशा विषम होगा, वही 3 आ गया इसमें। यहाँ कुछ भी हम रख लें, हमेशा ही कोई भी संख्या आएगा वो विषम संख्या होगा। जो 2 से भाज्य नहीं होगा उसे हम लोग विषम पूर्णांक बोलेंगे। तो चूंकि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6q + 3 रूप का संख्या विषम धन पूर्णांक होगा। केस नंबर 4, 5 देखिए क्या करता है। यहाँ r का वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ r का वैल्यू 4 रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो ये a क्या होगा? 6q + 4। अब यहाँ q का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 तो कॉमन आ गया दोनों में। 3q + 2 ये बराबर, अब ये 2 से भाज्य है। चूँकि
यह संख्या 2 से भाज्य है, इसीलिए 6q + 4 के रूप की संख्या सम धन पूर्णांक होगा। केस नंबर 6 लास्ट है ये केस नंबर। और आर का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 5। क्या होगा, ए की वैल्यू होगी ए बराबर 6q + 5। अब यहाँ एक विषम पूर्णांक आ गया, धन प्लस में है। एक चीज आप जानते हैं, सम गुणे सम क्या आता है, संख्या सम आता है। सम गुणे विषम ये भी सम आता है। सम प्लस विषम ये भी विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब किसी संख्या में अगर हम मान लीजिए या तो यहाँ ये सम है, यहाँ विषम आ गया या सम आ गया, ये जो पहले से सम है तो क्या होगा, ये तो हो गया सम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये एक विषम हो गया, ये सम है और यहाँ एक विषम आ गया तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो चूंकि यह संख्या, इसे आप लोग याद रखेंगे, इस समझ लीजिए एक बार अच्छे से, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए 6q + 5 के रूप की संख्या विषम धन पूर्णांक है। ऐसे करना इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो क्या हमें प्राप्त होता है। केस 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, 6q + 1 हमेशा 2 से भाज्य नहीं है, तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसीलिए यह साबित होता है कि 6q + 1 6q या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का संख्या हमेशा विषम धन पूर्णांक होगा। ऐसे करना इस टाइप के क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे कि 4q बोला है कि दर्शाइए कि
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4q + 1 या 4q + 3 या 4q, बस यही बनेगा। 4q + 5 थोड़ी बनेगा, क्योंकि यहाँ जो होता है इससे हमेशा यहाँ छोटा होता है, ये रिमाइंडर होता है। ये b जो है भाजक है, और यहाँ जो इक्वल टू में आएगा वो भाज्य होता है। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त।